प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2022 का जो अजमेर राजस्थान द्वारा जारी किया गया है 12वीं क्लास का इतिहास सब्जेक्ट का। इससे पहले मैंने आपके अदर सब्जेक्ट जो हैं हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है और आपका पॉलिटिकल साइंस भी करा दिया है। ठीक है, अब आपका इतिहास चल रहा है। इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। समय मिलते ही सारे सब्जेक्ट सॉल्व करवा दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक के प्रेशर की वजह से अभी सॉल्व नहीं करवा पाया, नहीं तो अब तक तो सारे सॉल्व करवा दिए गए होते, क्योंकि अर्धवार्षिक के पेपर्स की वजह से बच्चे बहुत से ज़िलों के पेपर्स भेज रहे हैं और उनके पेपर्स जो हैं हमें सॉल्व करने पड़ रहे हैं। जितना समय मिलता है, जितना सॉल्व कर पाते हैं उतना कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन को। और आप अपना अर्धवार्षिक पेपर अगर सॉल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो 8469022568, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप एक्स्ट्रा मैसेज कुछ भी ना करें, केवल अपना क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए आप इस पे सीधा सीधा अपने पीडीएफ को बना करके भेज सकते हैं या फिर फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। याद रखें, फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, या पीडीएफ बना के भेजें तो सबसे बेस्ट है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस नंबर का यूज़ करेंगे, बट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो के मैसेज ना भेजें, आपका कोई भी रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप इस नंबर का जो है दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ लेकिन सभी को पता होगा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंघम। ठीक है, स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हरिशेन निम्न में से किसके राजकवि थे? तो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जो है इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसने करवाया? तो ये था रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके अर्धवार्षिक जो पेपर हो रहे हैं इसमें इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मॉडल पेपर जो जारी किया गया इनमें से क्वेश्चन ना आए। कई ज़िलों में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आपके ज़िले में आएगा नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं कि आपके चैप्टर से हैं सारे क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी भी बेस्ट तरीके से करें और जितना हो सके अर्धवार्षिक पेपर को अच्छे तरीके से दें, ताकि अगर आपका वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाता है किसी कारणवश, जो कि आप देख रहे हैं नए कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन आया हुआ है, जो कि आपका एमिक्रॉन है, तो वो हो सकता है अगर घातक सिद्ध होता है तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए या कैंसिल हुए तो आप हाफ ईयरली के बेसिस पे पास किए जाओगे। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम अगर अच्छे नहीं देते हो तो आपका फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सलीके से दें। जितने भी आपको पेपर्स में डाल रहा हूँ, जिस जिस जिले के डाल रहा हूँ, चाहे हिंदी के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के जो डाल रहा हूँ, जहाँ जहाँ से आ रहे हैं उन सभी को एक बार ज़रूर देखें, उनके प्रश्नों पे एक बार नज़र मारें कि आपने उन प्रश्नों को तैयार किया है या नहीं किया है। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो उनको ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, प्रसिद्ध यात्री जो वेप्टिटस जो है तेवर्नियर कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, इसमें शेख फरीदून गंज ए शकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये अजोधन में है। और ये अजोधन कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। अगर आपको अजोधन नहीं देता, पाकिस्तान लिखता, तो आप पाकिस्तान को ओके करते। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1336 में की गई। और याद रखना है आपको कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसको दो लोगों ने की थी, एक हरिहर थे और एक बुक्का राय। ठीक है, दो भाइयों ने मिल करके इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ हिंट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था या किया गया था? तो वो था किसान। ठीक है, आपके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो लॉर्ड वेलेंजी ने आरंभ की थी। वेलेजली ने, ये थोड़ा सा नाम ऐसा ही है वेलेजली, तो कभी कभी बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। तो इस वर्ष में सबसे बहुत बड़ी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी रेलवे की शुरुआत, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ रेलवे इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने इसकी सलाह दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करते हैं। तो पहला है इसमें क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था जो नदी के पास था। तो कौन सी नदी के पास था, रावी नदी के पास। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में खालिस्तान बंदोबस्त लागू किया। तो स्थाई यानी कि इस्तमरारी जो बंदोबस्त लागू किया गया था, स्थाई भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 की दोपहर बाद खालिस्तान छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कौन सी छावनी थी वो, मेरठ। उसके बाद नौवा जो क्वेश्चन है, सॉरी नौवा बोल रहा हूँ, नव गथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है विक्टोरिया टर्मिनस है, ठीक है ना, विक्टोरिया इसमें आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है खालिस्तान शहर में किया। तो ये है पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में किया था, ठीक है। यहाँ पर लाहौर शहर में किया था, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शुरुआत में मुंबई खालिस्तान टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो कौन से टापू थे, 7 टापू थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ पे पूछा गया आपसे, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा। तो ये पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे। तो वो सातवाहन राजवंश से संबंधित थे। उसके बाद में इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे वो। उसके बाद में किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। तो उनका नाम था, फ्रांसीसी एक अपने यात्री थे, फ्रेकोइस बर्नियर, ठीक है, उनका नाम ये था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो पूछा गया आपसे, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो वहाँ पर जो वेद है तमिल में उसको हम बोलते हैं दिव्य प्रबंध को, यानी कि नालायर दिव्य प्रबंध, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको नाम लिखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जोतादार किन्हें कहा जाता था। तो जोतादार धनी किसानों को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई। तो 1813 में पेश की गई थी। ब्रिटिश की बात हो रही है, ध्यान रखना है। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। तो एक आख्यान है और एक उपदेशात्मक है, ये 2 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें है, अल बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। तो उन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद में फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा। तो वो था जनरल लॉर्ड वेलेजली का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था। तो 1872 में किया गया था। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं। तो पहाड़ के ऊपर वे स्टेशन जहां सैनिकों को विश्राम करने एवं इलाज कराने के लिए भेजा जाता था, सैनिटेरियम कहलाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, इसमें पूछा गया आपका खंड जो है आपका वो शुरू हो गया ब, ठीक है, ये खंड ब है, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो उसमें मोहरे प्राप्त होती हैं, मनके हैं, आभूषण हैं, बाट है, पत्थर के पलक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, देवानपीय व प्रियदसी का अर्थ आपको बताना है। तो देवानपीय का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय और प्रियदसी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। तो मातृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र तथा परपौत्र आदि से चलती है। इसके विपरीत मातृवंशिकता का प्रयोग हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़
कि मातृवंशिता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो माता के बाद पुत्री और फिर पौत्री और परपौत्री आदि चलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पितृ के बारे में बता दिया, ये मातृ के बारे में बता दिया, दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया। तो इन्होंने कुछ नारियल को बहुत ही खास बताया। देखिए, इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष को सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक बताया। उनके अनुसार ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद के, एक से काष्ठफल प्राप्त होता है तो दूसरे से खजूर। उसके बाद में नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, यानी कि सिर में भी लगता है ना, क्योंकि इसमें जो मानव दो आँखें तथा एक मुंह है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे हो जाए किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम आपको बताना है। तो एक चिश्ती हैं और एक कादरी हैं। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है अमर नायक के कोई दो अधिकार बताइए। तो एक तो है भू राजस्व कर तथा अन्य कई तरह के करों की वसूली। ठीक है, और दूसरा अधिकार उनका था शासक को सैनिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम या गोपुर, जिसे विमानम भी कहते हैं, एक जो है स्मारकीय अट्टालिका होती है, प्राय शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थित होता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपरी किरीट कलश से शोभायमान होता है। यह मंदिरों की चार दीवारी में बने द्वार का काम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे तालुकदार शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। ये तालुकदार शब्द जो है ये बंगाल में एक सरनेम की तरह, जैसे हम गुजर लगाते हैं या फिर हम बनिया लगाते हैं या शर्मा लगाते हैं, तो ये तालुकदार एक वर्ड है जो आपके बंगाल में यूज़ होता है, लेकिन उससे आपका इससे रिलेशन नहीं है। चलो, ताल्लुकदार शब्द का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया है। यहाँ पर जो अर्थ है वो दूसरा है, मैं वैसे बता रहा था आपके नॉलेज के लिए कि ताल्लुकदार जो है एक सरनेम भी होता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ठीक है, उपरोक्त कथन किसने व किस सियासत के बारे में कहा। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की सियासत के लिए कहा कि ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। 13 नंबर है आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। तो चरखे के साथ गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए थे। वे अन्य राष्ट्रवादियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चरखा जन सामान्य से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। तो अंग्रेजों ने 1857 के सैनिक विद्रोह को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। एक तो अंग्रेजों ने सामान्य कानून और मुकदमे की प्रक्रिया रद्द करके एक स्पष्ट कानून बना दिया कि विद्रोहियों को केवल मौत की सज़ा दी जाएगी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दो तरफा हमले शुरू कर दिए, एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है किताब उल हिंद की विशेषताएं क्या हैं। तो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई उल बेरूनी की एक कृति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लॉटरी कमेटी का पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। देखिए, ये जो लॉटरी कमेटी है ना, कलकत्ता में लॉटरी कमेटी जो है ये बेचकर नगर नियोजन ने एक के लिए जो है धन इकट्ठा करती थी, क्योंकि उसी का उस समय यही था। और लॉर्ड वेलेजली के जाने के पश्चात कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से इसी लॉटरी कमेटी ने
किया था। इसके बाद आप लॉटरी कमेटी द्वारा नगर निगम के लिए जो उठाए गए कदम हैं उनको 2 पॉइंटों में स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना। 2 की बजाय आप 3 भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ऊपर नीचे टाइपिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि पीडीएफ का जब पासवर्ड बताऊं तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और लोकप्रिय क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, जो कि मैंने आंसर बहुत समझ करके और बहुत ही बुकों को निचोड़ करके जो है बनाया है, आंसर लिखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 17 क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट है, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उत्तर तथा मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था, जिनमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध के सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद बनने के प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार है, क्योंकि ये पहाड़ियों से गिरा था और यहाँ पे नदियों का था, यहाँ पे खनिज संपदा थी, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि महाजनपद के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये क्वेश्चन में से आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। इसी का और पार्ट जो है आप कर सकते हैं। तो और पार्ट जो है इसमें आपको करना क्या है, अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है जो आपको या तो ये कर दें या ऊपर जो मैंने बताया वो कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है महानवमी डिब्बा की विशेषताएं आपको बतानी है। तो विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल मंच है, जिसका आकार लगभग 11,000 फीट वर्ग तथा ऊंचाई 40 फीट है। हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। कारीगरों ने इसके आधार पर सुंदर नक्काशी भी की है। संभवतः इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान महानवमी से जुड़े थे, जिसका संबंध उत्तरी भारत के दशहरे, बंगाल की प्रसिद्ध पूजा जो है दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि और महानवमी के त्योहारों से है। इस तरह से आपको जो है इसको बताना है और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखना है, और एकदम ऐसी चीज़ लिखी गई कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसी का इंग्लिश वर्जन इसके नीचे लिखा हुआ है। और पार्ट में अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करना चाहें तो विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं बतानी है, तो आप ये भी कर सकते थे। इसके बाद 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक मतलब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस लिए मतलब महत्वपूर्ण थे, वो चीज़ आपको ढंग से बतानी है, जो कि आपको ढूंढने पे भी जल्दी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इस आंसर को बहुत ही सलीके से और बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इसको आप जब वीडियो को पॉज करके पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और याद भी आसानी से कर पाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं इसी के और पार्ट में। तो इसका जो और पार्ट है, इसमें पूछा गया है, आपके विचार से औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव दिखाई दिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, जिसको आपको बनाने में समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है निबंधात्मक प्रश्न जो है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है निबंधात्मक प्रश्न की पहला जो 21 नंबर है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग शामिल थे। ठीक है, लोगों ने अपने कॉलेज वगैरह छोड़ दिए थे और जेल का रास्ता भी उन्होंने अपना लिया था कि वो जेल चले जाएं, भले कुछ भी हो जाए। और इन्हीं सालों में जो है पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने को मौका मिला। इस तरह से ये पूरा का पूरा वाक्य जो हम समझा सकते हैं। और इस वीडियो का पासवर्ड जो है आप नोट कर लें, पासवर्ड जो है 112255, ताकि आप जब जब PDF डाउनलोड करें तो पासवर्ड जब मांगेगा तो आप डाल सकें। ठीक है, पासवर्ड याद रखना है 112255। आगे बढ़ते हैं अथवा क्वेश्चन पे।
इसका 8वां क्वेश्चन, आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्योंकि नमक यात्रा तो शुरू हुई थी आपकी और दांडी में जाके ख़त्म हुई, बहुत लंबी यात्रा थी और पैदल यात्रा की और कई गाँवों से होकर गुजरे थे गांधी जी, उसके बारे में आपको इसमें समझाना होगा। 22वां नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो है कई भाषाओं का अपने हिसाब से प्रयोग किया, जो कि भक्ति और सूफी चिंतक अपने जो उपदेश देते थे और विचारों को जो आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनको क्षेत्रीय भाषाएं ज़रूर बोलनी थी। क्योंकि अब मैं राजस्थान में जाऊं और वहाँ पे सपोज़ करो मैं उड़ीसा से हूँ और आकर वहाँ पे उड़िया में बात करूँ, उड़ीसा की लैंग्वेज बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज़ करो उड़ीसा में आप चले गए, हरियाणा वाले, तो हरियाणा में आप गए और हरियाणा वाले उड़ीसा या कलकत्ता में चले गए, वहाँ पे हरियाणवी लैंग्वेज बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचारों को जो आम जनता तक भाषाई क्षेत्रों में पहुँचाने का प्रयास किया, ताकि जो है उनके विचार जो है सही तरीके से लोगों तक पहुँच पाए और लोग उनके उपदेश को समझें। ठीक है ना। तो इसी बात को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बस इसी को लिखना होगा आपको, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मेरे को समझानी थी शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया। 1 2 3 4 5 पॉइंट आप देख लिए और आगे एक और पॉइंट है, उसको भी आप नोट कर लें, ये पॉइंट नंबर 6। ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया इसका। और इसके बाद में इसी का और पार्ट है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका और पार्ट कर सकते थे, जो कि है आपका भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो अब मानचित्र वर्क देख लेते हैं। मानचित्र मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे भरना है। देखिए, एक तो काशी भरना है, एक राखीगढ़ी भरना है, एक दांडी भरना है और एक कलकत्ता भरना है। चारों आपको ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है भारत के मानचित्र में। ठीक है। तो आप तो ये अंकित करें, या इसी का और पार्ट है, मैं तो आंसर दिखाऊंगा ही, लेकिन इसी का और पार्ट जो है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में आप दिखाएंगे, बनावली साबरमती जो कि आपका गुजरात में हो जाएगा, और बम्बई तो आपको पता ही है महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे दिखा सकते हैं। तो मैं एक आपको बता देता हूँ, ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन था जिसमें आपको काशी राजगढ़ी दिखाना था, तो ये भारत का मानचित्र आपने सभी ने देखा है। तो जो आपका राखीगढ़ी है वो हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा जहाँ पर भी आपका है, यानी कि लगभग सेंटर में, जो आपका नक्शा ऐसा नहीं मिलेगा आपको, है ना, नक्शा खाली मिलेगा, तो आपको लगभग आइडिया से यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश नेपाल से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप काशी दिखा सकते हैं। इसके बाद में आप जहाँ पर ये नक्शा बिल्कुल जटिल हो जाता है, यानी कि छोटा होने लगता है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कलकत्ता। ठीक है। ये कलकत्ता हो जाएगा। और दांडी जो है गुजरात में इस छोर में, जहाँ पे उस छोर में गए थे, यहाँ पे आप दांडी दिखा सकते हैं। तो ये आपका जो सोल्यूशन जो मैंने बताया, ये आपका सोल्यूशन इस तरह से आपको करना है। ये आप पूरा का पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ जो है डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी प्लेलिस्ट होती है, उस प्लेलिस्ट को हमेशा देखा कीजिए। मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें खजाना है, लेकिन उस खजाने तक आप पहुंच पाएंगे तभी जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ बने रहें इस चैनल पे। अपडेट्स के लिए चैनल की बटन को और घंटी के बटन को, दोनों को अपडेटेड रहें जब भी मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी प्रिपेयर करें और आपके एग्ज़ाम है ना बेस्ट से बेस्ट हो जाए। ठीक है। बेस्ट जो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो जाए। अगर आप लोग स्टडी करते रहोगे, हर जिले के पेपर जो मैं डाल रहा हूँ उनको पढ़ते रहो, मॉडल पेपर की तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं है यार। बिंदास होके टेंशन फ्री होके आप पढ़ो ना, आपकी गारंटी मैं ले रहा हूँ ना। मुझे पता है, मैं पिछले 3 साल से बच्चों को पास करा रहा हूँ और हर बच्चे का कमेंट मेरे पास आ चुका है। आप कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करिए और आराम से पढ़िए। ठीक है। हमारा सपोर्ट आपके साथ है। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया उस पर आप केवल क्वेश्चन पेपर ही भेजें, उसके अलावा कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला मैसेज ना भेजें, क्योंकि हम आपके इतने सारे, मेरे पास पर डे व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 मैसेज आते हैं। 1500 से 2000 मैसेज पढ़ने के लिए एक मेरे को स्पेशल व्हाट्सएप मैनेजर रखना पड़ेगा कि भैया तुम मैसेज पढ़ो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। मैं केवल वही देखता हूँ जिसमें आपके पीडीएफ आती हैं, तभी मैं समझ जाता हूँ कि हाँ इस बच्चे ने कुछ काम की चीज़ भेजी है और उसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको सॉल्यूशन हम करते हैं। समय लग सकता है सॉल्यूशन में, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे
पेपर्स आते हैं, आप भेजेंगे वो अलग है। इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स मेरे पास आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं तैयार करूँगा। और मेरे पास पूरे हिंदुस्तान का नॉलेज यानी कि निचोड़ है, क्योंकि हर स्टेट में एनसीईआरटी चल रही है, नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, तो उसके हिसाब से सबकी बुक सेम हो गई है। कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं बताता रहूँगा, लेकिन आपको हमेशा वीडियो को अपडेटेड मतलब चैनल पे अपडेटेड रहकर वीडियोस को देखना होगा। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जितने भी आप एग्ज़ाम दें वो अच्छे से अच्छे आपके एग्ज़ाम होते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।